Morning everyone. So in last few videos I have told you about the different methods to calculate the linear equation in two variables that you have already studied about the elimination method, all four types, and in last video I have told you about the substitution method. Okay, one more method we need to study in this class, that is your graphical method, which is most important. Okay, why it is said to be most important? Because most of the objective question from this chapter is going to be come from this chapter. Okay, what are that objective questions? As you can see these, okay, graph, you must have to take a screenshot and note down in your copy. This is the most important. ये आपको सिर्फ कॉपी में नहीं बच्चों, ये आपको अपने माइंड पे भी रखना है, क्योंकि अगर ये रहा तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे. अदरवाइज यू कैन ओनली ड्रॉ द ग्राफ ड्यूरिंग द एग्जाम. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे तो सिर्फ आप ग्राफ बना पाओगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे. And basically this type of questions are coming in the examination for 4 marks, which contain 4 or 3 marks. So you must have to remember this is the most important part of this chapter. Okay, so let us understand one by one, है ना. See, the first part what I'm just going to tell you, that is the equation. Okay, graphical method में हम लोगों को equation समझना है. equation दो तरह से होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. हम लोग कैसे बता सकते हैं कोई भी इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? जब वो नो सॉल्यूशन होगा. नो सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 and b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then it is said to be inconsistent. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो इक्वेशन लेते हैं लाइक दिस, 4x plus 3y minus 2 is equals to 0, ठीक है, एंड you can take 8x plus 6y minus 5 that is equals to 0. अब इस इक्वेशन को ना कंपैरिजन कर लो आप. कंपैरिजन क्या करेंगे? ये वाले पार्ट से आ जाएगा a1 that is equals to 4, okay, and it will give b1 that is equals to 3, okay, and c1 that is equals to minus 2. और इस इक्वेशन से हमारा आ जाना है a2 that is equals to 8, b2 that is equals to 6 and c2 that is equals to minus 5, है ना बच्चों. अब देखो ध्यान से, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाने के बाद हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे. तो a1 by a2 क्या आ गया? 4 by 8, b1 by b2 3 by 6 and c1 by c2 minus 2 by minus 5. After simplification what you will get? You have just got 1 by 2 is equal to 1 by 2 that is not equals to 2 by 5. तो ये क्या शो कर रहा है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, है ना, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बच्चों, तो उस केस में देयर विल बी नो सॉल्यूशन. ओके, देयर विल बी नो एनी सॉल्यूशन, यू विल जस्ट गोइंग टू बी फाइंड. और वो सॉल्यूशन, वो दोनों इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा. इनकंसिस्टेंट के लिए ये याद रखना है आपको, ठीक है. उसी तरह से सिमिलरली अगर मैं सेम इक्वेशन को यहाँ पे ले लूँ, 4x plus 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना, और ये रह गया मेरा 8x plus 6y, ओके, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अब कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा? 4 by 8 इज इक्वल्स टू 3 by 6 इज इक्वल्स टू माइनस 2 by माइनस 4. आप देखो, ठीक है, सारे केस में 1 by 2 इज इक्वल्स टू 1 by 2 इज इक्वल्स टू 1 by 2 आ रहा है हमारा. मतलब क्या है? वो सारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अगर कोई भी दो लाइन, ठीक है, देन इट विल बी गिव, इट इज़ गोइंग टू गिव यू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बहुत सारा सॉल्यूशन बनेगा, और वो क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट कहलाएगा वो दोनों लाइन्स. यूनिक सॉल्यूशन का केस में क्या है? a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2. मतलब अगर 4x है ना, 4x plus 3y minus 2 is equals to 0, then here it will be 5x plus 6y minus 4 is equals to 0. तो उस केस में सबसे पहले तो स्टार्टिंग ही चेक करेंगे. 4 by 5 is equals to 3 by 6. ये देखा हमने इक्वल नहीं है, means it is going to give you 4 by 5 is not equals to 1 by 2. Then what does it satisfy? It satisfy that it is a unique solution. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन भी हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट. मतलब कंसिस्टेंट के लिए क्या होना है? या तो कंप्लीट सारा का सारा तीनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए, रेशियोज उनके इक्वल होने चाहिए, या तो फिर फर्स्ट टू टर्म्स अनइक्वल होने चाहिए. और इनकंसिस्टेंट का क्या केस है? सिर्फ b1 by b2 शुड नॉट इक्वल टू c1 by c2. b का और c का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होने चाहिए. इन दैट केस इट विल बी इनकंसिस्टेंट. इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है तीनों के केस में, ठीक है, कि जब हम लोग
इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन में भी हमने दो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था जैसे एक्स और वाई का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम लोग दो इक्वेशन का वही सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ भी हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करके। बट ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंटेशन तो अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले समझ लो कि उसके बाद जो हम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें और क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट पूछा जा सकता है, तो कंपैरिजन करके आप बता दोगे, या फिर पूछ देगा कि सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शनल में, तो भी आप बता सकते हो कंपैरिजन करके, है ना। थर्ड एक और बात पूछे जा सकते हैं कि जो भी दो लाइन बनेंगे, दो इक्वेशन है तो ऑब्वियसली दो लाइन बनेंगे ग्राफ में, वो दोनों लाइन कैसा होगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल बनते हैं, जब दोनों इक्वेशन के लाइन जो है पैरेलल बनेंगे, ठीक है। तो पैरेलल बनेंगे तो उस केस में क्या है, इनकंसिस्टेंट, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, ओके। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा बच्चे, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, जैसे ये लाइन ए बी है, ठीक है, और इसी के ऊपर लाइन सी डी भी ओवरलैप कर जा रहा है, तो वो कंसिस्टेंट होगा। बट साथ ही साथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब आप देखो दो लाइन जब एक दूसरे के ओवरलैप करता है, मतलब ये एक लाइन है और ये मार्कर दूसरा लाइन है, उसके ऊपर ओवरलैप कर गया, तो ओवरलैप कर गया तो देखो इसमें तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ना उसको कट कर रहा है, हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट विल गिव यू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओके। थर्ड केस हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है बच्चों जब दो लाइंस, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्शन पॉइंट तो एक ही होगा, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तब उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, समझ में आया, इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंस हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, तो उस केस में दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, वो कहीं भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। समझ में आ रही बातें। अब आप देखो ग्राफिकल मेथड के थ्रू ग्राफ में रिप्रेजेंट करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस तरह के इन्फॉर्मेशन ग्राफ में कैसे पुट करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर अलग से पूछ दिया जाता है तो हम लोग उसे सॉल्व कैसे करेंगे। लेट अस सी, यू कैन सी देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस, ओके, टू इक्वेशंस विल बी देयर एज इट वाज जस्ट इन एलिमिनेशन मेथड और द सब्स्टिट्यूशन मेथड. You need to find out first the value of x and y, okay, but by graphical method, not directly through the elimination or substitution. क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, वहाँ साफ साफ मेंशन किया होगा. तो ग्राफिकल मेथड से फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये कार्टेशियन प्लेन दिख रहा होगा. 9th में आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी किया था. कोई भी एक लीनियर इक्वेशन रहता था तो उसका लाइन ड्रॉ करने आता था, ठीक है. तो चलो हम लोग सबसे पहले उसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक बॉक्स बना लेंगे एक्स और वाई का, और उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे किसी भी दो पॉइंट का. कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद बच्चों क्या करना होता है ना, हमें उस लाइन को ड्रॉ करते हैं. लाइन ड्रॉ करते ही हमें पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंस है या तो फिर पैरेलल है. वो अगर तीन बात पता चल गया तो आप आराम से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उसके बाद थ्योरी में पूछे जाते हैं आप दे सकते हो. सो लेट अस सी. ओके तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि दोनों इक्वेशंस को जैसे आपने क्लास 9 में सीखा था, वो x और y का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया. पहला इक्वेशन का जो है वैल्यू आपका ये आ रहा है, x जब 2 लेंगे तो y 4 हो जाता है, x 1 लेंगे तो y 2 हो जाता है, ठीक है. और यहाँ पे उसी तरीके से y अगर 2 लेते हैं तो x 7 हो जाता है, और y अगर 4 लेते हैं तो x हमारा 2 हो जाता है. तो इससे हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए. पहला कोऑर्डिनेट का अगर इस लाइन का, इस ग्राफ का लाइन का अगर कोऑर्डिनेट्स हम लोग देखते हैं तो पहला इस तरीके से हम लोग पुट करेंगे ग्राफ में, ठीक है. x हमारा 2 है, y 4 है, तो x हमारा 2 यहाँ पे हो गया और y हमारा 4 यहाँ पे हो गया. तो पहला पॉइंट हमें यहाँ मिल गया.
ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, x हमारा 1 है तो y 2 है, x हमारा 1 है तो y 2 है, दूसरा यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों को पास करते हुए, आपको कॉपी में और भी क्लियर बनेंगे, ग्राफ पेपर में आपको बनाने होते हैं ये, ठीक है, तो आप इसे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, क्लियर है। और इस लाइन पे इसका इक्वेशन लिखना मत भूलिएगा, इसका इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड इक्वेशन का हमें क्या ग्राफ मिला है, क्या कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, देखिए। तो x इज इक्वल टू 7, x हमारा 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, y हमारा 2 है, तो ये इस पॉइंट पे आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, x हमारा 2 है, 2 यहाँ पे है, y हमारा 4 हो जाता है ये पॉइंट। तो सेम कोऑर्डिनेट्स मिल गया, देखिए, तो 2 4 2 4 सेम कोऑर्डिनेट मिल गया, तो आप उसी से पास करा दो, समझे, एक स्ट्रेट लाइन उसी से हमारा पास हो जाएगा। ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। उससे जब पास करेगा तो आप देख करके लाइन को बता दो ना, ठीक है, आप देख करके लाइन को बता दो कि ये जो है कैसा लाइन है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से आप जो है आंसर्स भी दे सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। अब क्या है, आपको दूसरा ग्राफ मिला, उससे आप 2 लाइन ड्रॉ किए, 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर वो दोनों लाइन इस तरीके से पैरेलल आ जाता है तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली। उस केस में हमारा नो सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर फिर से 2 लाइन, अगर दूसरा क्वेश्चन में 2 लाइन अगर लेते हैं और वो दोनों लाइन एक ही में आ जाता है, जैसे ये एक लाइन आया, एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ मिला, मतलब एक सिंपल ही एक ही लाइन पे हमारा दोनों लाइन का कोऑर्डिनेट्स मैच कर जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हमारा तीनों इक्वेशन जो है क्लियर होता है। लेकिन जो मैंने टेबल दिया था उसे लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे एरिया टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आप समझोगे ध्यान से, यही मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे बेसिकली तो हटा दिया गया है इस बार CBSE साइट से, लेकिन आप समझ लो अच्छे से, उसके क्वेश्चंस कर लेना ताकि नॉलेज हो, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ 2 ही इक्वेशन है बच्चों, इन 2 इक्वेशन की जगह एक और लीनियर इक्वेशन दे दिया होता, ठीक है, तो हमारा एक और लाइन इंक्रीज कर जाता। जैसे ये 2 इक्वेशन के लिए हमारा ये 2 लाइन बना है ना, तो एक और इक्वेशन होता, उससे मान लीजिए अगर इस तरीके से एक लाइन बन जाता, तो आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है, दूसरी पॉइंट यहाँ और तीसरा पॉइंट यहाँ, ये एक मिल करके ट्राइंगल बना रहा है हमारा, ठीक है, ट्राइंगल बना रहा है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने दे देता है आपको। तो एरिया आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको सिर्फ परपेंडिकुलर हाइट निकाल लेना है, यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर हाइट होगा और बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो स्क्वायर यूनिट में आपका ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है टेबल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दोनों क्लियर है, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन तीनों क्लियर है। तो इससे आप बहुत ही आसानी से जो है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।